दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ बेहद ख़ास मेहमान हैं नवरीत मिल्टन जी, जो बहुआयामी व्यक्तित्व की धनी है, ऑलराउंडर हैं। उन्होंने जर्नलिज़म में काम किया है, इंडियन एक्सप्रेस और तमाम अंग्रेज़ी अखबारों के साथ। जम्मू से शुरू किया सफ़र, उसके बाद वो समाज सेवा के क्षेत्र में हैं और साथ ही साथ उन्होंने एक पतंग स्टोर है जो फैशन वेयर्स का है। यहाँ पे वो जो हमारे हुनरमंद लोग होते हैं, कारीगर लोग होते हैं, उनकी जो कला को प्रोत्साहन मिलता है। नौरी जी का एक सामाजिक दायरा भी है, वो समाज सेवा करती हैं और जो भी प्रोडक्ट उनका ये सेल होता है उस पर 20 रुपीज़ वो एक ओल्ड एज होम को देती हैं और बराबर ओल्ड एज के लिए काम करती रहती हैं। तो आपको मिलवाते हैं बहुआयामी ऑलराउंडर प्रतिभा की धनी नौरी जी से। नौरी जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। आप जम्मू की रहने वाली हैं? जी, मैं कश्मीर की रहने कश्मीर वाली की। हूँ। जी। कैसे आपका करियर शुरू हुआ जर्नलिज्म का? पहले मेरे फादर आर्मी में ही थे, हम्म, तो हम लोग जनरली बॉर्डर्स की कहानियाँ सुनते थे, देखते थे, एक्सपीरियंस करते थे। 1971 की जो वॉर थी उसमें मेरे फादर ही हैड फॉट इन दैट वॉर, तो उनसे सुनते रहते थे। हाँ, तो उसमें देखा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जब हम लोग बाकी सोल्जर्स से मिलते थे, उनसे सुनते थे, जो हम सोचते थे कि शायद ये लोगों को नहीं पता। उनकी जो न्यूज़ वगैरह में आता था, जो मैगज़ीन्स में छपता था, वो उन्हीं लोगों के बारे में छपता था जिनको अवार्ड मिलता था। मगर जो एक सोल्जर ही होता है, चाहे वो लड़ाई अवार्ड में मिले या ना मिले, अवार्ड मिले या ना मिले, लड़ता वो भी है। वो भी उसी प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग से जाता है जो जिसको मिला है वो भी है। तो तब मुझे लगा कि नहीं, मुझे कुछ लिखना चाहिए। सो मैंने धीरे धीरे अपने स्कूल मैगजीन्स में लिखना शुरू किया। उसके बाद एक हाथ में सफाई आती गई, तो मुझे लगा कि नहीं, आई मस्ट पिक अप दिस फील्ड, क्योंकि एक फ्रीडम था लिखने में। फिर मैंने मास कॉम किया, अपना मास्टर्स किया जम्मू यूनिवर्सिटी से, एंड देन मैंने फर्स्ट अपना जो कैरियर था वो इंडियन एक्सप्रेस के साथ जम्मू में शुरू किया। अच्छा। जम्मू एडिशन के साथ शुरू किया। फिर करते करते जैसे समय बीतता गया, आई गॉट मैरिड टू एन आर्मी ऑफिसर। फिर हम बहुत अलग अलग जगहों पे जाने लगे, तो वो एक नया सफ़र शुरू हुआ। तब मैंने फिर बाकी जितने भी मैक्सिमम इंग्लिश डेलीज़ होते थे उनके साथ काम किया, एज अ फ्रीलांसर, एज अ फुल टाइमर, लाइक हिंदुस्तान टाइम्स, ट्रिब्यून, देन स्टेट्समैन जो कलकत्ता से चलता है, उनके लिए काम किया। तो ऐसे बहुत हुआ। एंड मैंने एक किताब भी लिखी, 2013 में लिखी थी, दैट इज़ एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी अबाउट कारगिल। अच्छा जी। कारगिल वार पे थी? कारगिल वॉर पे नहीं लिखी है एक्चुअली। कारगिल जो जगह है, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि कारगिल वॉर पे थी। लोग कारगिल को सिर्फ एक लड़ाई के क्षेत्र से जानते हैं, मगर वहाँ पे भी लोग रहते हैं। मैं चेन्नई में एक कॉन्फ्रेंस के लिए गई थी, वहाँ किसी को जब हमने बोला कि हम कारगिल से आए हैं इस कॉन्फ्रेंस के लिए, तो उनको लगा कि वहाँ पे लोग भी रहते हैं, जिंदा हैं लोग। तब मुझे लगा कि यार ये तो बहुत अजीब सा एक सवाल था कि वहाँ लोग रहते हैं। हमने कहा -32 डिग्रीज में रहते हैं और हम वहीं से आ रहे हैं। फिर हमने वहाँ के लोगों के बारे में, कैसा खान पान, रहना, उनकी जो रोज़मर्रा की जो मुश्किलें हैं उनके बारे में लिखा, उनके कल्चर के बारे में लिखा, जो हम लोग आज भी आम जनता इस चीज़ को नहीं जानती है। थोड़ा सा बताइए कि जो -32 डिग्री की बात है, कैसे लोग रहते होंगे यहाँ? तो माइनस में नहीं पहुँचता तो हालत ख़राब हो जाती है। देखिए, जो जहाँ का होता है वो उस जगह में ढल जाता है। उसको वो चीज़ें महसूस नहीं होती, क्योंकि उसने जो आराम चीज़ें हैं जो हमें मिलती हैं वो उन लोगों ने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं की। मगर जैसे जैसे समय बीतता गया है, वहाँ पे अब लोगों के पास एक्सपोजर आने लगा, सुविधाएं होने लगी और धीरे धीरे लोग बाहर आने लगे और कुछ वातावरण उसी हिसाब से प्रकृति भी बना देती है। बिल्कुल। वहाँ पे जैसे आप देखिए, वहाँ पे लकड़ी इतनी नहीं होती है, मगर वहाँ पे कोयला, जैसे गवर्नमेंट की वहाँ पे सप्लाईज थी, तो वो लोग उन्हीं चीज़ों पे जीते हैं। मगर बहुत मुश्किल है। 6 महीने कारगिल क्षेत्र नॉर्मल कनेक्टिविटी से कटा रहता है। जैसे लेह है वो आपका वेल कनेक्टेड है, मगर लेह 6 महीने के लिए बंद हो जाता है। तो लोग 6 महीने के लिए स्टॉक कर लेते हैं। मतलब मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि वहाँ पे जो कब्र
भी खो दी जाती हैं कुछ ऐसी, क्योंकि माइनस डिग्री में वहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते। तो मुझे भी बहुत अजीब सा लगा जब किसी ने मुझे बताया, तो मैं देखने के लिए गई। तो मैंने कहा ये क्यों खोद रखा है आपने? तो उन्होंने बताया कि भाई जब किसी कोई की डेथ हो जाएगी तो उन्हें हम कैसे दफनाएंगे, तो ये लोग पहले से ही गड्ढे की तैयारी करके रखते हैं। तो देखिए इंसान मतलब अपने ना आने वाले समय को भी तैयार करके चलता है कि पता नहीं कब ये मुसीबत है। और वहाँ का जो खान पान और बाकी चीज़ें क्या होती हैं जो थोड़ा हमको उस पर्यावरण से लड़ने की हिम्मत देती हैं? देखिए वहाँ पे खाने के लिए, जैसे मैंने बताया कि वहाँ पे ऐसा तो कोई एग्रीकल्चरल लैंड है नहीं। सब कुछ बाहर से आता है, जैसे जम्मू से आता है, कश्मीर से आता है। बट वहाँ पे सबसे अच्छा जो मैंने एक्सपीरियंस किया वॉज एप्रिकॉट। वहाँ का एप्रिकॉट, आप कश्मीर का एप्रिकॉट ले लीजिए, दुनिया का कहीं का एप्रिकॉट ले लीजिए, आपको वो खुशबू और वो फ्लेवर कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा। और वहाँ के लोग उसी चीज़ पे ऊपर काफ़ी निर्भर हैं, वो उसी का कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं, उसी की बॉडी मसाज बच्चों के लिए जब है उसको इस्तेमाल करते हैं। तो इन चीज़ों की अपने आप को बचाने के लिए ये गर्म मानते हैं, तो इन चीज़ों से ये अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, लड़ता है। और वहाँ का जैसे यहाँ पे सत्तू होता है, वहाँ पे भी एक सत्तू होता है। अच्छा। जब ये लोग ट्रैवल करते हैं, जब ये ट्रैवल सत्तू साथ रखते हैं। हमने एक स्टोरी की थी जब कुछ लोग कम से कम 21 दिन के लिए फंस गए थे रास्ते में, तो उनके पास ये सत्तू ही था जिसके पे वो सर्वाइव, जिसने उन्हें बचाया। एग्जैक्टली, अदरवाइज तो मुश्किल था जी। क्या स्टोरीज आपने ब्रेक की जब आप जर्नलिज्म के रूप में अपना करियर कर रही थी? बहुत लिखा है, मगर अगर शॉर्ट में मैं बताना चाहूँ तो जब कारगिल में, आपने अगर सुना हो लद्दाख में, सॉरी लेह में एक क्लाउड बर्स्ट हुआ था। हाँ। तो जब क्लाउड बर्स्ट हुआ था तो हम ही एक वहाँ पे थे। अच्छा। तो हमने जैसे ही हमारे पास रात को एक फ़ोन आता है हमारे हस्बैंड के पास कि ऐसे ऐसे मतलब हादसा हुआ है, और जैसे ही वो इतना ही बात हुई और फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गए। तो ये लोग सब जाने लगे, तो पूछा कहाँ जा रहे हो, तो हम भी पीछे पीछे निकल लिए। तो हमको बोला गया कि नहीं आप आगे मत जाइए क्योंकि आगे बहुत खतरा है। बट अब प्रोफेशनली हम कर रहे थे तो हमको वो था कि नहीं देखना है ग्राउंड पे क्या ग्राउंड ज़ीरो सिचुएशन है। तो वहाँ एक बच्चा था जो डेब्रीज के अंदर फंसा था, उसकी सिर्फ आंखें थी। तो आबो जोंगी आबो सोची, तो वो उसका एक अपनी भाषा में बोल रहा था कि भाई मेरी माँ कहाँ है, मेरे पिता कहाँ हैं। तो हमने वहीं पे स्टोरी वहाँ से उठाई थी। तो बहुत मुश्किल समय था जो हमने जो देखा, वो हमारी काफ़ी एक स्टोरी थी जो हमने ग्राउंड ज़ीरो से करी, और जो काफ़ी लोगों को उससे हमने स्टोरी से बाकियों चैनल्स को असिस्ट किया गया, क्योंकि हम वहाँ थे ग्राउंड ज़ीरो पे, तो क्योंकि कनेक्टिविटी टूट चुकी थी, बट सैटेलाइट्स थे, तो उसकी वजह से हम लोग वहाँ पे थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे पाए। फिर जब चाइनीज़ 2009 में एंटर किए थे गोंगसो की में, तब भी हमने वो स्टोरी ब्रेक करी थी। अच्छा। एक महिला के रूप में आपको ऐसे चैलेंजेस मिलते थे ग्राउंड ज़ीरो पे फील्ड में जहाँ आप रिपोर्टिंग करती थी, क्या कठिनाइयाँ आती थी? बहुत कठिनाइयाँ थी। जब अगर हम बात करें जम्मू के, हम बॉर्डर्स पे जाते थे, पहली बात तो उस ज़माने में भी फीमेल्स को इस प्रोफेशन में ग्राउंड ज़ीरो पे नहीं देखा जाता था। वो माना जाता था कि भाई वो महिला है तो उसको ऐसी जगह पे मत भेजिए। मगर हम फिर भी लड़ झगड़ के निकल जाते थे कि वो शुरू से, क्योंकि उस एटमॉस्फेयर में रहे थे, एक डिसिप्लिन में रहे थे, तो हम फिर भी उसको तोड़ के भी चले जाते थे। एंड आई परफॉर्म सम स्टोरीज फ्रॉम ग्राउंड ज़ीरो, इवन आपके 2004 में जिसको पराक्रम ऑपरेशन कहा जाता है, तो उसके लिए भी हमने ग्राउंड ज़ीरो से जम्मू से रिपोर्टिंग किया था। पथराव होते थे, वो सब हमने देखे। मतलब वो भी एक जैसे एक जो सोल्जर होता है वो कहता है अगर मैं लड़ाई नहीं लड़ूँ तो मैं फ़ौजी नहीं कहलाऊँगा। तो वैसे ही आई थिंक जब तक एक जर्नलिस्ट इन चीज़ों से ना गुजरे तो शायद अपने आप को जर्नलिस्ट नहीं मानेगा। उसे ऐसी हालातों का सामना, हम पे हमारी जो हम लोग देखते हैं, हम लिखते हैं, लोग उसी को मानते हैं। तो वो एक बहुत एक्सपीरियंस था कि नहीं, हमको वो चीज़ें लिखनी है जो आम जनता तक नहीं पहुंच पा रही हैं। फिर आप कैसे जर्नलिज्म को छोड़ के और किताबें लिखना शुरू किया? किताबों का सफ़र ऐसे शुरू हुआ कि जैसे बहुत ऐसे रिमोट एरियाज़ पे जब हम जाने लगे तो वहाँ पे तब तो इंटरनेट होते ही नहीं थे, हम 90s की बात कर रहे हैं, फैक्स होता था। अब जैसे फॉर एग्जांपल कारगिल जैसी जगह में तो फ़ोन भी नहीं थे उस टाइम, तो धीरे धीरे फैक्स चलते गए, उन पर लिखते थे, पेन से भेजते थे, वहाँ रिसीव नहीं होता था। मगर फिर हमको लगा कि धीरे धीरे हमारे एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि आप बुक क्यों नहीं लिखते, तो हमने कहा भाई बुक पढ़ नहीं सकते हैं तो लिखेंगे कहाँ से, क्योंकि बहुत समय चाहिए। मगर फिर हमें को इंटरेस्ट आने लगा जब हम वहाँ पे लोगों से मिलने लगे, उनके कल्चर को, उनकी चैलेंजेस को जब एक्सपीरियंस करने लगे,
तो हमने धीरे धीरे उनकी हिस्ट्री पढ़ना शुरू किया, तो लिखना शुरू करते करते फिर हमने काफ़ी चीज़ों को पेन में मतलब एक नोट डायरी में लिखना शुरू कर दिया, फिर करते करते वो एक किताब की शेप में आ गया। ये तो आपकी जर्नलिज्म की दुनिया थी, लेकिन आप समाज सेवा में हैं, वहाँ क्या, जैसे आपने पतंग शुरू की कि जो लोग बुनकर हैं उनकी मदद हो सके, ये सफ़र कैसे शुरू हुआ? देखिए, मेरा मानना ये है कि हर किसी शख्स के पास एक हुनर होता है। कुछ उसको पहचानते हैं, कुछ नहीं पहचानते, कुछ करना चाहते हैं मगर कर नहीं पाते। तो जो मेरी टैगलाइन है उसे हम कहते हैं हुनर की डोर से उड़ती पतंग। हुनर उन लोगों के पास है जो गाँव में रहते हैं, शहरों में भी रहते हैं, मगर शहरों में रहते हैं उनके पास एक प्लेटफॉर्म है, मगर जो हमारे गाँव में रहते हैं और आज भी उन पिछड़े गाँव में रहते हैं जिन्हें कुछ नहीं पता, तो उनको एक जोड़ने की एक कोशिश थी कि उनको उस प्लेटफॉर्म पे लेके आना है ताकि वो अपने अंदर का जो स्किल है उसको और डेवलप करें। और जो एक जो मैं मानती हूँ ये एक हिडन टैलेंट होता है जो आपके एक कल्चर को भी छिपा के रखता है, क्योंकि उनके पास एक्सपोजर नहीं है। सो उसी प्लेटफॉर्म को आगे ले जाने की एक मेरी कोशिश थी। और कोविड के समय जब मैंने देखा कि महिलाओं के घरों में स्पेशली जो सिंगल वीमेन थी उसके लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि इकोनॉमी तो बिल्कुल ज़ीरो थी। नो डाउट दैट गवर्नमेंट हैज़ हेल्प्ड द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री वेरी वेल, मगर वो इतना भी नहीं था कि वो पूरा उनको एक हम लाइफ टाइम सपोर्ट दे सकें। तो उस टाइम लोगों को इस चीज़ का एहसास कराया गया, जैसे छोटे छोटे मास्क बनते हमने बनाना शुरू किया। तो जब वो मास्क उन्होंने बनाए, उनको हमने एक टोकन उनको जब दिए कैश फॉर्म में, तब उनको लगा कि नहीं, ये उनके पास एक हुनर है, उनको आगे अपने आप को बढ़ा सकते हैं। तो तब वही सोचते सोचते हमने इस प्लेटफॉर्म को शुरू किया। कुछ सम्मान भी मिले हैं, क्या क्या है, थोड़ा याद करिए। सम्मान मुझे लद्दाख काउंसिल से आई वॉज गिवन द बेस्ट जर्नलिस्ट अवार्ड, बिकॉज जब हम लद्दाख में थे तो हमने उन कड़ियों को जोड़ा जो शायद वो लोग भी भूल चुके थे। मैंने कोशिश करी कि मैं जिस भी प्लेटफॉर्म पे इसको लेके जा सकूं, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी लिया है। मैंने रिसर्च पेपर्स लिखे हैं फॉर एन इंटरनेशनल NGO, मुझे हायर किया गया था। वो एक था, अगर आपने सुना हो, स्कार्दू पे हमने लिखा था कि भाई आज भी दे शुड ओपन द सेंट्रल एशियन ट्रेड रूट, बिकॉज वो एक ट्रेड रूट है जो कभी बंद कर दिया गया है, और वही एक रूट है जो एक एक्सेसिबिलिटी देता है कारगिल के लोगों को जाने के लिए। तो हमने पाकिस्तान गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हमने अप्रोच किया था कि भाई दिस ट्रेड रूट शुड बी ओपनड। तो मे बी इन चीज़ों को देखते हुए हमको फैसिलिटेट किया गया था। कोविड के समय में हमको आवा की तरफ से एक अवार्ड मिला था। दैट इज़ बेसिकली जो कंट्रीब्यूशन रहा उस टाइम हमारा, उसको लेके एक हमें अवार्ड दिया गया था। और कुछ आपकी हॉबीज़ हैं इसके अलावा? यस, आई लाइक टू ड्राइव। मुझे पेंटिंग करना पसंद है, और लिखना तो आज भी पसंद है। मतलब लोग कहते हैं कि वो चाय के बिना अपना दिन शुरू नहीं करते हैं, तो आज भी हम लिखे बगैर अपना दिन शुरू नहीं करते और अपनी शाम ख़त्म नहीं करते। अच्छा, तो क्या लिख रही हैं आगे, और कितने दिन बाद हम लोगों को पढ़ने को मिलेगा? अभी कोशिश मेरी ये है, जो मैं ऑब्ज़र्व करती हूँ, आजकल रिलेशंस बहुत दूर दूर हो गए हैं, एंड जैसे जैसे न्यूक्लियर फैमिलीज़ बढ़ती जा रही हैं, हमारी एक जो बॉन्डिंग थी, स्पेशली अब सोशल मीडिया को लेके, वो बॉन्डिंग और दूर होती जा रही हैं। तो एंड जो एक रिस्पेक्ट थी हमारी फैमिलीज़ में, एक जब लड़की स्पेशली शादी करके जाती है, उसके ऊपर मैं लिख रही हूँ कि भी किस तरीके से अ लेडी और ए गर्ल शुड build herself from the very beginning, so that she builds a very beautiful relation with her in-laws, because in-laws ये शब्द बना दिया गया है। ये तो आपने एक कहते हैं एक कैदी और एक पुलिस के बीच वाला एक मैं सफ़र मानती हूँ। ये आपने उस सफ़र, मतलब मेरे हिसाब से ये वो सफ़र है, पर जो मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं है, कि अगर आप एक अच्छे रिलेशनशिप को मेंटेन कर सकते हैं तो आप बहुत अच्छी फैमिली लाइफ जी सकते हैं। सो आई एम ट्राइंग टू ब्रिज द गैप कि जो हो सके। और एक मेरा एक पैशन है जो मैं चाह रही हूँ कि जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं, हम लोग सब भी बूढ़े होंगे, आप भी बूढ़े होंगे, हम भी बूढ़े होंगे, मगर हम सबको एक अकेले रहने को सामना करना है। मेरी ये कोशिश है
कि हर कोई अपनी ज़िंदगी में अपनी हॉबी को कभी ख़त्म ना करे, वो उसको हमेशा अपने आप को उसमें ढाल के रखे, क्योंकि वही एक साथ है जो आपको हमेशा लेके चलेगा, कभी आपको अकेला फील नहीं होने देगा। सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। और दोस्तों आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने इतने लंबे समय तक हम लोगों को सुना। एक बार फिर से आपका शुक्रिया और धन्यवाद।